हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर लेकर आया हूं। जैसा कि आपने बोर्ड पर देखा ही होगा, सम एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ये जो क्वेश्चंस है, ये जो चैप्टर है पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है। जिसको हम अलग तरह से बोलना चाहूँ तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी जनरली बुक्स में लिखा रहता है। तो आपको ये समझना है हाइट से है क्या। मैंने ऊपर देखा ना, तो इससे मुझे पता चलता है कि ऊपर क्या है, ऊपर इसकी हाइट क्या है। जैसे मैं सीलिंग देख रहा हूं, मैं फैन देख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं चेयर्स को नीचे देखता हूं तो मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज कर रहे हैं ना। और मेरी एक ये जो लाइन है स्ट्रेट, जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, यदि मैं किसी भी चीज को कहीं भी किसी भी एंगल्स पर देख रहा हूं, दैट विल बी द साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी भाई? लाइन ऑफ साइट्स हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूं, ये जो चैप्टर है ना, एग्जाम के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही रियल लाइफ में इसमें इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। यदि इसको आपने बहुत अच्छे से समझा तो मैं बता दे रहा हूं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 15 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस कितना भी टफ बना दिया जाए, चाहे वो एरोप्लेन्स पर बेस्ड हो, चाहे बलून्स पर बेस्ड हो, या किसी रिवर्स पर बेस्ड हो, इमेज पर बेस्ड हो, क्वेश्चंस कैसा भी क्रिएट कर दिया जाए, आपके 10th क्लास तक का वो 15 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लेता, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिक टर्म्स कि बेसिक टर्म्स हैं क्या, आपके माइंड में थॉट्स कैसे आने चाहिए, और सभी ये एंगल ऑफ, मैंने बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये चीज रियल लाइफ में आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो हम आपको स्क्रीन पर हर चीज वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करूंगा कि यदि ये आपने एक बार वीडियो देख लिया तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को नहीं वेस्ट करना है, सीधे समझना है हमें। बेसिक इंट्रोडक्शंस की अपनी क्लास रहेगी। ये अपना मॉड्यूल्स 1 है। ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए आप कहां पर खड़े हैं? ये नहीं दिख रहे हैं, यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक पर्सन है, और पर्सन के माइंड में थॉट आया कि ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट क्या होगी। माइंड में थॉट आया ना, कभी कभी होता है ना, आप बिल्डिंग देखते हो, अरे ये बिल्डिंग इसकी हाइट है क्या। ठीक है, लाइक दिस, ये जो पर्सन है, पर्सन ने माउंट एवरेस्ट को देखा, माइंड में थॉट आया इसकी हाइट है क्या, क्या इसको इंची टेप से मेजर कर सकते हैं? इंची टेप से तो मेजर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हाइट तो उससे पता नहीं चलेगी ना। चले, तो यही आपके माइंड में थॉट आया, बच्चे के माइंड में क्या थॉट आया कि व्हाट इज इट्स हाइट, इसकी हाइट है क्या, तो क्वेश्चन मार्क, पता ही नहीं। तो कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। बिल्कुल बात सही है, इम्पॉसिबल है। मेजरिंग टेप से आप हाइट कैसे मेजर कर पाएंगे? ऐसा तो है नहीं उसमें एक गड्ढा करते जाएंगे, चलो इसकी पहले हाइट मेजर करते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा बच्चा, हो सकता है आप लोगों को प्रॉपर विजुअल ना हो रहा हो, तो मैं बता रहा हूं, ये एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, वो देख रहा है रिवर की विड्थ क्या होगी, क्या हम इसको इंची टेप से मेजर कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। तो बच्चे के माइंड में आया कि जो रिवर है इसकी विड्थ है क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं इसका यूटिलाइजेशन है क्या, इस चैप्टर का यूजेस कहां कहां है। पहले आपके माइंड में थीम तो आ जाए, प्रॉपर चैप्टर है कैसा। नेक्स्ट मैंने पूछा इसकी देखिए विड्थ क्या है, बच्चे के माइंड में आ गया क्वेश्चन, ये कैसे फाइंड आउट करें। इसमें घुसना तो है नहीं कि अपने दोस्त को गिरा दिया पानी में, भाई मीजर करके आना इसकी विड्थ है कितनी, भाई पता नहीं इसकी डेप्थ कितनी है, फिर मैं बताऊंगा कि डेप्थ कितनी है, इसको ऐसे मीजर करना है। ये सभी चीजें आप मैथ्स की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या लिखा है? इट इज डिफिकल्ट एंड द इम्प्रैक्टिकल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। यहाँ पर नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा जी, दो लोग हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और ये टावर अपना कौन सा भाई? एफिल टावर है। जरूरी नहीं आपके पास एफिल टावर हो, कोई सी बिल्डिंग हो, किसी की भी आप हाइट के डिस्कशन कर रहे हो, ऐसा होता है अक्सर। तो उन्होंने क्या बोला? हे इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। क्या भाई, जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी सी दिख रही। तो दूसरा क्वेश्चन आया, यस व्हाट इज इट्स हाइट, बताइए।
ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, इसकी हाइट है क्या। अब आजकल के बच्चों के माइंड में तुरंत थॉट आता है, गूगल सर कर लीजिए, एफिल टावर तो बहुत फेमस है, हाइट तो मिल ही जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड, ये गूगल किया जा सकता है, पता भी चल जाएगी, लेकिन क्या हर चीज की हाइट क्या गूगल पर है? आपके पास में जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, क्या उसकी हाइट आपके गूगल मैप पर है? नहीं है ना। तो मीन्स ये कैसे निकाली जाएगी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में। तो बेसिक टर्म्स बताने जा रहे हैं, और उससे पहले हम सिखा रहे हैं आपको कि इसका यूजेस क्या है, इस चैप्टर का यूजेस क्या है, हाउ कैन बी मेजर इट, इसको कैसे मेजर करेंगे ये बताया। तो इट इज इम्पॉसिबल, यहां तक डिस्कशन हो गया अपना। तो दोनों जो हमने 3 इमेजेस आपको 1 बाय 1 करके दिखाई हैं, यहां पर मैंने कहा कि ये माउंटेन की हाइट क्या होगी, रिवर की विड्थ होगी क्या, और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं इसकी हाइट क्या होगी। चलिए यहां पर हम डिस्कशन करना चाहें, इन सभी के लिए हमें जरूरत पड़ रही है एक हाइट या फिर कहीं डिस्टेंस की। तो इसीलिए चैप्टर का नेम हम बोल सकते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर डिस्कशन हुआ है। सच हाइट्स एंड द डिस्टेंसेस कैन बी फाउंड बाय द अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, समझ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यहां से अप्लाई हो जाएगी और आप समझ पाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं। अब हम कीवर्ड्स कुछ बताना चाहेंगे, अपने पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हमारा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहेगा। उम्मीद करते हैं 1 बाय 1 करके हम हर डाउट्स को आपका क्लियर कर दें। We need to learn few important terms. 1 point फर्स्ट क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, मैं कुछ भी देख रहा हूं, लाइक मैं रोड पर खड़ा हूं, मैंने एक कार को देखा, तो मेरा जो एंगल होगा ना, जो ये लाइन जा रही, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। अब कार जो थी अभी यहां पर थी, तो मेरा एंगल ये अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं और वहां उस ऑब्जेक्ट से आपकी आई का कांटेक्ट, वहां से मैं एक रे पास कर दूं, दैट रे इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। उम्मीद करता हूं बहुत से अच्छे सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बता दिया और आप समझ भी गए होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, अभी मैं डायग्राम्स के थ्रू भी हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, पहले वर्बली एक बार बता देता हूं कि आपके माइंड में कुछ तो क्लिक करे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग है, मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे जो एक फर्श पैरेलल होगी, अब मैं कोई चीज देख रहा हूं अपने पैरेलल आइज के, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो जो आप जिस सरफेस पर हैं उसके रेस्पेक्ट में वो लाइन ऑलवेज पैरेलल होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टार्टिंग ही मैंने ऐसे की, मैं सबसे पहले ऊपर देख रहा हूं फ्लोर पर, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है जब आप टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, तो गर्दन कैसी होती, दिस वन। तो यहां से ऐसे केस में ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप किसी नीचे की चीज को देखते हैं या कोई नीचे के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू समझाना चाहेंगे। तो मैंने एक पर्सन लिया और पर्सन का नाम है राज, और राज क्या बताते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स। राज आज आपको सिखाएंगे, राज की बातें बताएंगे और ये बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री के राज है क्या, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में आपके कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आने चाहिए। चलिए राज अपने घर पर पहुंचे और राज ने देखा, ये देखिए ध्यान से इमेज पे पहले फोकस कर लीजिए 1 मिनट। राज वो है, राज पहले देखते हैं, राज का ये घर है और ये देखो किसी ट्री के ऊपर बनाया है बढ़िया से, और राज की ये है काव, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम सिखाना चाहेंगे यहाँ पर लाइन ऑफ साइट। क्या सिखा रहे हैं भाई, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइन ऑफ साइट्स को। तो सबसे पहले राज ने देखा, आई एम ऑब्जर्विंग द काव, राज ने काव को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ऐसे केस में एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा टर्म्स सभी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जर्वर है राज और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहां से जो रेज गई हैं, इस लाइन को या इस रे को आप क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे आप, लाइन ऑफ साइट वर्ड यूज किया जाएगा। दिस इमेजिनरी लाइन इज कनेक्टेड द की ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देंगे भाई, इसी को आप बोल देंगे लाइन ऑफ साइट। अब कोई जरूरी नहीं है, लेट अस
सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। अब मैंने काउ को देखा, हम और भी कुछ को देख सकते हैं, ऑप्शंस हमारे पास काफी होंगे। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द डोर ऑफ द ट्री हाउस। आपने ट्री हाउस का डोर देखा तो उसका जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन है वो है लाइन ऑफ साइट है। ये डोर को जब आप देख रहे हैं तो ये है क्या, लाइन ऑफ साइट है। अब जरूरी नहीं मैं फ्लोर को देखूं, इस फ्लोर को देख लूं या इस फ्लोर को देख लूं। चलिए इस फ्लोर को पहले देखते हैं। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द ब्यूटीफुल फ्लोर। तो ब्यूटीफुल फ्लोर्स को जब आप देख रहे हैं तो भी ये आप जो लाइन वहां से पास होगी उसको आप लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये जब आप कहीं भी देख रहे हैं, चाहे आपने फ्लोर को देखा, चाहे गेट को देखा, काव को देखा, अब आप एप्पल देखने जा रहे हैं। आई वॉन्ट दैट एप्पल। ठीक है, आपने जैसे ही ये बर्ड माइंड में आपके थॉट्स आए तो आपने उसको देखा और एप्पल देखा, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या पर्सन, एक आपका ऑब्जर्वर है। और ये जो लाइन है इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो यहां से एक वर्ड आता है लाइन ऑफ साइट। आई होप चाहे मैं फ्लावर्स को देखूं, काव को देखूं, गेट को देखूं या आपके एप्पल्स को देखूं, ओवरऑल मैं कुछ भी देखूं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखूंगा तो वहां पर जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गया होगा माइंड में, कभी लाइफ में दोबारा इस टर्म्स पे कभी कोई आपको डाउट नहीं आएगा। चलिए आगे हम कुछ बताना चाहेंगे, कीवर्ड्स हैं। अभी ये राज यहां पर आ गए और राज के सामने खड़ा है पेड़। क्या ले देखना है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब राज देखेंगे अपनी आई से ध्यान से देखिए तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन पैरेलल मैंने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स दिस लाइन पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये जो लाइन है वो आई ऑब्जर्वर है और ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये दोनों कैसी हैं, रेड लाइंस आपको दिख रही ना, ये दोनों ही आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, जब इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब आगे मैं बताना चाहूं ऑब्जर्वर ने क्या देखा, इसके टॉप पॉइंट को देखा। जब टॉप पॉइंट्स को आप देखेंगे तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा और लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट तो आप समझ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ साइट्स। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यस, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या आप बोलेंगे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से चीज क्या निकल के आती है, remember angle of elevation is formed when the object is above the horizontal line। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब आपका लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल से अबव होती है, ऊपर होती है। और हॉरिजॉन्टल से यदि नीचे में लाइन ऑफ साइट को बना दूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपकी गर्दन इस तरह से हो जाती है, नीच डाउनवर्ड्स हो जाती है। तो उसी से वर्ड मैंने यूज किया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिखाना चाहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को, लाइक ये जो राज है अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं और ये ऊपर से देखते हैं किसको, फ्लावर्स को देखते हैं। और ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर क्या है, नीचे देखिए उनका जो एक पार्क है, लाइक ये क्या है, एक पार्क है और यहां पर पार्क को वो फ्लावर देख रहे हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइड्स के मिड में होगा। अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो बच्चे यहां पर राइट कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपको मिस्टेक कभी नहीं करनी। एंगल कौन सा होगा, ऑलवेज दिस वन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो लिखेंगे दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल्स को आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दी थी। चलिए इतनी चीजें जब आपकी क्लियर हो गई, अब मैं बताना चाहूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप कभी भी स्ट्रेट देख रहे हैं ना, कभी भी आप क्लास में खड़े हुए ऐसे देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये आपको वर्ड दिख रहा है, कोई पक्षी है उड़ रहा है, तो अब आप जब उसको देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा और नीचे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो दोनों ही चीजें एक ही सिचुएशंस पे भी पॉसिबल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो दोनों ही कंडीशंस को एक साथ डायग्राम्स पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से फिर से देखिएगा, ये आप पक्षी ऊपर देख रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन।
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की बात बताना चाहें, निकल के आता है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राइंग द फिगर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डायग्राम यदि प्रॉपर बन गया तो समझिए 50% क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व ही हो गया। ठीक है, तो डायग्राम्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑल द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज टावर, ट्री, बिल्डिंग shall be considered as a line segment perpendicular to the ground। आपके माइंड में कभी ये थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं मेरा तो ट्री मेरे यहाँ जो है ना वो तो भाई तिरछा है, वो तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, या और कोई टावर है आपने देख लिया अरे वो परपेंडिकुलर नहीं, ऐसा कोई थॉट नहीं है। ये मैथ्स हम लगाने जा रहे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल चीजों पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मींस जनरली होता है क्या, जो मेरे टावर्स हैं, ट्री हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सभी परपेंडिकुलर होती है और हम परपेंडिकुलर ही कंसीडर करेंगे जब तक कि उसमें कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ना दी जाए। और 10th क्लास में आज तक कोई ऐसी कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझ जाएंगे। एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, लाइक ये टावर है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, जैसे ये ट्री है तो ये इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, एक परपेंडिकुलर ही कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है, ये एक बिल्डिंग है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये रेड कलर का दिख रहा है ना, ये आपका क्या है 90 डिग्री विजिबल हो रहा है। तो यहां से क्या आपको समझ में आया कि ये सभी बिल्डिंग्स हैं, आपका टावर है वो 90 डिग्री पर ही ऑलवेज बनाना है आपको। द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज निग्लेक्टेड। ऑब्जर्वर की हाइट को आप निग्लेक्ट करेंगे, बट कंडीशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ इट इज नॉट गिवन, यदि इसमें दी नहीं गई तो, एंड इन द प्रॉब्लम्स इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट। जब दिया नहीं गया होगा तो आप निग्लेक्ट करेंगे, और जब कभी किसी ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है 1.5 मीटर लाइक दिस तो आप उसका यूज करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं है तो आप निग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ये एक पर्सन है, पर्सन का नाम मैंने मान लिया एक्स है और ये अपने पास एक कोई हेलीकॉप्टर है। यदि ऐसे केस में कोई क्वेश्चंस फॉर्म करके आपको बनाया गया और इस पर्सन की हाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया तो इसको आप पर्सन को एज एन पॉइंट कंसीडर करेंगे, ना कि इसकी कुछ हाइट को अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने इस पर्सन को क्या कंसीडर कर लिया, एज एन पॉइंट कंसीडर कर लिया। उम्मीद करते हैं जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चंस ले लेते हैं और आपको बताएंगे क्वेश्चंस को करना कैसे है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये लीजिए पहुंचा दिया हमने आपको सर्कस में, और सर्कस में जैसे ही आपने पहुंचे तो सर्कस में क्या आपने देखा, लिखा है 20 मीटर लॉन्ग रोप है। इसमें एक हमें रोप लगानी है यहां से, और इसकी लंबाई कितनी है भाई 20 मीटर। आप किसी को चढ़ा देते हैं इसी क्लास से, किसी की है हिम्मत, कोई यहां पर चाहे तो इस रोप पर चढ़ सकता है? हाँ हाँ, तुरंत उठा दिया। अभी अपने पैरों पर सही से खड़े नहीं हो पा रहे, रोप पर चढ़ने की बात कर, देख रहे हैं इसकी हेल्थ, इतनी हेल्थ होने के बावजूद भी ये इस रोप पर अभी चढ़ जाएंगे, देखिएगा अभी आप। तो यहाँ पर आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 20 मीटर रोप है और इस पर कैसे चढ़ते हैं, देखिए आपको पता भी नहीं चला होगा। ये जैसे ही चढ़ गए तो आपको ये बताया ये 20 मीटर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ना रोप का ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो इसी चीज को अब देखिएगा, मैंने तो डायग्राम्स को बहुत अच्छे से फॉर्म कर दिया, आपको कॉपी पर ऐसे नहीं बनाना है। आपको कॉपी पर कैसे बनाना है वो चीज हम आपको बताते हैं। इस तरह से ये डायग्राम बन के आएगा। ये 30 डिग्री है, ये आपका रोप है, और ये एक सर्कस जो पर्सन दिखा रहा है वो खड़े हुए हैं। तो इस चीज को आपको कॉपी पर डायग्राम पर इस तरह से बनाना है। ये हमारा एक क्या है, पिलर है, ये हमारी रोप हो जाएगी 20 मीटर की, और यहाँ पर एंगल कितना है भाई 30 डिग्री है, ठीक है। और ये आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या देखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसे केस में एंगल भी गिवन है तो आपको sin 30 अप्लाई करना होगा। और sin 30 होता है क्या है,
P अपॉन H। काफी बच्चे जब भूल जाते होंगे तो वो ध्यान रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से याद रखिएगा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से ध्यान रखिए। ठीक है, इस तरह से आपको वो ट्रिक से याद ही होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आप अप्लाई करेंगे, साइन 30 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द रोप वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 20 है। आपसे मैं पूछूं हाइट क्या है, मैंने H कंसीडर कर ली और यहां पर एंगल 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, मुझे साइन 30 अप्लाई करना होगा। साइन 30 क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू H है और AC की वैल्यू 20 है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, H की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो यहां से जब H की वैल्यू आपकी 10 आ गई हो तो 10 किस में है भाई, 10 मीटर में है। जब आपकी इसकी हाइट फाइंड आउट होगी तो आगे हम बताना चाहेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। आपको काइट दिख रही होगी उड़ती हुई आकाश में, दिख रही है ना, बहुत अच्छे। तो आकाश में जो आपकी काइट उड़ रही है उस पर फोकस कीजिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द ग्राउंड। मैंने ये माना है कि जो मेरा थ्रेड है, जो मेरा धागा है, वो स्ट्रेस्ड है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ एंगल कितना फॉर्म करता है, 60 डिग्री फॉर्म करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस जो धागा है इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और ये मान के चलते हैं इसमें कोई भी लैक नहीं है, मतलब ये लाइन कैसा है, ये थ्रेड कैसा है, बिल्कुल सीधा है। तो इस चीज को समझिएगा। इसकी हाइट आपको ऑलरेडी डायग्राम में दी गई है, क्वेश्चंस में गिवन है 60 मीटर, और एंगल भी गिवन है, कितना है 60। ये समझिएगा 60 मीटर है, ये एंगल 60 है, और ये आपको फाइंड आउट करना है थ्रेड की लेंथ कितनी होगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये चीज समझना है। तो ये आपके माइंड में इस तरह से थॉट आना चाहिए, बट कॉपी पर डायग्राम पर कैसे फॉर्म करना है तो आपको इस तरह से फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो ABC एक मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट मुझे परपेंडिकुलर गिवन है 60 डिग्री, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, और ये 60 डिग्री है। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि जो मेरा सॉल्यूशंस होगा हम इसमें अगेन अप्लाई करेंगे साइन 60। साइन 60 विल बी द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपना कितना है, परपेंडिकुलर है 60, तो हम यहां से अप्लाई कर देते हैं साइन 60। क्या अप्लाई करना भाई, साइन 60। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी द क्वेश्चन मार्क, मतलब AB अपॉन AC। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, साइन 60 विल बी AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3 अपॉन 2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 दिस इज इक्वल AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 60 और AC की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क। AC को हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके, तो 120 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 से मैंने बोथ साइड मल्टीपल कर दिया, यहां से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 40√3। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 40√3। आप चाहें तो यहां पर ही राइट कर दें, कहीं नहीं लिखा है कि डेसिमल में वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे, लेकिन कहीं लिखा है कि डेसिमल में ही फाइंड आउट करना है, तो आपको कंपलसरी है कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस को आगे के वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा। बेटर रहेगा कि आज के लेक्चर्स में इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं वो लोग आप बहुत अच्छे से